नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास खबरों की ओर। एमसीडी डिपार्टमेंट के उद्यान विभाग के कर्मचारी के रिटायरमेंट के मौके पर विदाई समारोह कार्यक्रम में बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत शिरकत करने पहुंचे। एमसीडी डिपार्टमेंट के उद्यान विभाग के कर्मचारी के रिटायरमेंट के मौके पर विदाई समारोह कार्यक्रम में पहुंचे बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत ने कर्मचारी के किए गए कामों को गिनाते हुए उसकी हौसला अफजाई की, साथ ही बाकी कर्मचारियों की भी हौसला अफजाई की। एमसीडी का उद्यान विभाग दिल्ली के पार्कों के अंदर काम करता है और उसी में से रोहतास सिंह नाम के माली की विदाई के मौके पर निगम पार्षद पहुंचे और विदाई की, साथ ही कहा कि किस तरीके से कोरोना काल के दौरान भी एमसीडी का उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने काम किया है। पार्षद जी, जो कार्यक्रम किस वजह से रखा गया, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज कार्यक्रम कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम है कि हमारे हॉर्टिकल्चर एमसीडी विभाग के हमारे एक बड़े ही मेहनती कर्मठ एम्प्लॉय थे रोहतास जी। आज उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम था। एक वो हमारे परिवार के बड़ों की तरह हमारी वार्ड की देखभाल करते थे और इसमें तमाम पार्कों की जो पौधों की देखभाल करने का काम वो अपना तजुर्बे से अपने जो नए एम्प्लॉय हमारे उनको उस जानकारी देना, और चाहे कोरोना काल में हर तरह की संभव उन्होंने सहायता की। ऐसे मेहनती कर्मठ हमारे एक कर्मचारी का आज योद्धा का रिटायरमेंट का कार्यक्रम था, उसमें आकर उनको अपनी शुभकामनाएं दी। एक परिवार के साथ आप अपने जीवन का जो आगामी पड़ाव है अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएं। साथ ही साथ जब भी मौका मिले अपने क्षेत्र में भी आएँ, अपने पुराने साथियों से मिले और अपने जो लाइफ के तजुर्बे हैं जो पेड़ पौधों को पालने के, वो अपने नए कर्मचारियों को निरंतर बताते रहें। इस तरीके के कार्यक्रम होते कितना मनोबल बढ़ता है, जो कर्मचारी लोग होते हैं उनका कितना मनोबल बढ़ता है? देखिए, निश्चित कर्मचारी हमारे कर्मचारी ना कहकर एक योद्धा के रूप में काम करते हैं दिन रात। जो हमारा, मैं तो कहता हूँ कि जो पेड़ पौधे ये भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, कि ये तो उस विभाग के कर्मचारी जो अपने परिवार की तरह पार्कों में रहते हैं और पेड़ पौधों को अपने परिवार की तरह पालते हैं, तो निश्चित रूप से इनका एक अलग मुकाम है इस धरती पर। जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो एक शांत। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का राशन वितरित नहीं किए जाने को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का राशन वितरित नहीं किए जाने को लेकर बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा गरीब विरोधी है, जिनके बाद आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए कहा कि अब दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि गिनाने को कुछ नहीं है, इसीलिए अब दिल्ली सरकार ओछी राजनीति पर उतर आई है। हम निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को कच्चा राशन देंगे और इसके लिए बाकायदा जल्द ही टेंडर जारी कर दिए जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आम आदमी पार्टी खुद ये कह रही है कि अभी टेंडर नहीं हुआ, जब टेंडर नहीं हुआ तो घोटाला कैसे हो गया? तो आम आदमी पार्टी इस समय मुद्दा विहीन हो गई है, उनके पास मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार चारों तरफ घिरी हुई है। कहीं शराब की आबकारी नीति की तरफ घिरी हुई है, कहीं अब दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उस लिए घिरी हुई है। तो दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो नगर निगम को घेरने का प्रयास करते हैं। मैं सौरभ भारद्वाज जी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो उसकी लॉन्चिंग या तो दिल्ली सरकार का कोई कार्यक्रम हो तो मुख्यमंत्री करते हैं, देश का कार्यक्रम होता है माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे ही जब नगर निगम का कार्यक्रम होता है तो प्रदेश अध्यक्ष या महापौर होने के नाते उसकी लॉन्चिंग हम करते हैं। हमने अपने निगम के स्कूलों को बच्चों को ये बताया है कि जब तक आपको मिड डे मील नहीं मिलता है, स्कूल नहीं खुलते, जब तक सूखा राशन आप सबको मिलेगा। तो उस दिन कार्यक्रम हुआ था, सिंबॉलिक कार्यक्रम हुआ था, संदेश देने के लिए कार्यक्रम हुआ था, और आने वाले समय में पूरा काम प्रोसेस से होगा, पारदर्शिता से होगा, 1 रुपये का भी कहीं हेर फेर नहीं होगा। जो गरीब बच्चों को राशन जाना चाहिए उनको राशन जाएगा। एनजीओ का इंस्पेक्शन हो गया है, एनजीओ चिन्हित कर ली गई है। आने वाले समय हमारी जितनी भी एम्स अस्पताल में इलाज के लिए आए 150 मरीज अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के महीने में टेम्परेरी सेंटर बनाया जाता है, जिसे 3 महीने के बाद हटा लिया जाता है। ऐसा ही सेंटर एम्स अस्पताल के पास भी बना है, जिसका समय पूरा होने के बाद उसे हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन 150 बेड वाले इस सेंटर में रहने वाले मरीज अब कहां रहेंगे, इनका अब कोई ठिकाना नहीं है।
गरीब बीमार लोग जिनके पास रहने को पैसे नहीं है, वह लोग इन्हीं सेंटर में रहते हैं और यहीं पर रहकर अपना इलाज कराते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा यह सेंटर सर्दियों के महीने में लगाया जाता है ताकि सर्दी के कारण कोई खुले आसमान में रहने को मजबूर ना हो सके। इसकी अवधि 3 महीने की होती है। उसके बाद इस सेंटर को हटा दिया जाता है। एम्स अस्पताल के पास 150 बेड का यह सेंटर बनाया गया था, जिसमें बीते महीनों से गरीब लोग रहते थे और एम्स में इलाज कराते थे। बेहद मुश्किल से पेट पालकर अपने बच्चों या परिवार का इलाज करा रहे यह लोग सेंटर हटने के बाद कहाँ रहेंगे, इसका इन्हें पता नहीं है। यह लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि या तो सेंटर हटाने से पहले इनके रहने का इंतजाम किया जाए या फिर सेंटर को अभी कुछ और महीने तक नहीं हटाया जाए। आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी से ही दिल्ली का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में दिल्ली तपने वाली गर्मी होगी। ऐसी स्थिति में मजबूर यह लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? ऐसे में प्रशासन को इनके आगे के रहने के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए सर। यहाँ कितने दिनों से है और किसका इलाज चल रहा है? यहाँ पे 4 महीना से इलाज चल रहा है सर, पिंटू कुमार का। हाँ। तो यहाँ पे एक बार ऑपरेशन हो गया है, फिर से डॉक्टर साहब बुलाए हैं। अब तो ब्रेन का इलाज हो रहा है, पहले ENT डॉक्टर साहब देख रहे थे। तो अब इसका ब्रेन में जितना तक बीमारी फैला हुआ है तो अब ब्रेन का ऑपरेशन होगा। तो क्या यहाँ से खाली करने के लिए बोला जा रहा है? यहाँ पे बोले थे जो खाली तो हो रहा था 27 तारीख को, लेकिन हम लोग रोके जो सर हम लोग का बहुत कष्ट में फंस जाएंगे, कहाँ रोड पे भटकेंगे, तो इसीलिए बोले फिर 1 तारीख को हट जाएगा। तो हम लोग अभी जाते हैं कहीं धर्मशाला के लिए, तो अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि आदमी बहुत है यहाँ पे। कहाँ रहेंगे? कुछ है आप लोगों का आश्रय है? नहीं, यहाँ पे हम लोग का कोई नहीं है सर। आप लोग चाहते हैं कि रैन बसेरा जी, बचा रहे? हम लोग तो चाहते हैं जब मैं यहाँ पे हमेशा के लिए ही रैन बसेरा रहना चाहिए, जो क्या है कि अभी इसको 1-2 महीना लगेगा। कत्ता से आए हुए मेरा बेटी, छोटा बेटी को इलाज करने 7 महीना पे 7 महीना होने जा रहा, उसका आँख का इलाज चल रहा था। कहाँ पर हम लोग रहें? सड़क पर रहने पर ना, कहाँ रहें? सड़क पर रहने नहीं देगा हम लोग का। हम लोग रहेंगे तो यहाँ नहीं टूटने से अच्छा होगा हम लोग का लिए। आप चाहती हैं ये नहीं टूटे? नहीं टूटे, हाँ, सरकार से यही उम्मीद है, नहीं टूटे इधर का। कितने दिनों से आप यहाँ पे? हम 2 महीना होने जा रहा है। मेरी बेटी को अभी इलाज 12 तारीख को फिर बुलाए, फिर 12 तारीख के फिर बुलाते जाएगा। वो आँख का इलाज चल रहा ना, जब खत्म आँख ठीक होगा तब तो छोड़ेगा। हमको लोग कहाँ पर ही रहेंगे? हम लोग को इतने टूटने से सरकार से यही उम्मीद है। जाफरपुर थाना इलाके में खुफिया जानकारी के साथ सड़क पर ट्रैक लगाया गया और उस गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था जिसमें नामी बदमाश धर्मिंदर राणा अपने साथी के साथ आ रहा था। गाड़ी को जैसे ही पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारी मात्रा में पुलिस को देख बदमाशों को यह जल्द ही समझ आ गया कि अब एनकाउंटर हो सकता है, तो बदमाशों ने थोड़ी मुठभेड़ के बाद हथियार डाल दिए। यह बदमाश अब तक 2 मर्डर कर चुके हैं और कई जगह फायरिंग भी कर चुके हैं। पूरा नजफगढ़ इलाका इनके नाम से कांपने लगा था। इसमें बड़ी बात यह थी कि इस बदमाश ने नजफगढ़ थाने के सामने एक को गोलियों से भून दिया था और एक रिटायर्ड फौजी को भी गोलियों से भून दिया था। डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह नंदू गिरोह बनाकर लोगों को दहशत में कर वसूली करना, न देने पर मर्डर कर देना, यह अपने गैंग का दबदबा बना रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने यह ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। डीसीपी की माने तो अभी गैंग के कुछ और लोग भी पुलिस के रडार पर है, जिन्हें जल्द उठाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।